नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। पाकिस्तान ने नार्को टेररिज्म को यूज़ किस तरह से किया, मतलब हाउ डू दे एक्चुअली, मतलब इसका एक जो ब्लूप्रिंट होता है वो क्या था कि पैसा कहाँ से लाएंगे, किसे बेच के लाएंगे, किस तरह से करेंगे, व्हाट वाज दैट ब्लूप्रिंट? देखिए, सबसे पहले जो उसका जो पहला फेज़ था, जब उनको ये उनके जहन में ये बात आई कि भाई हम इस ट्रेड से पैसा कमा सकते हैं, वो बीसीसीआई बैंक के ज़रिए हुआ। राइट। और बीसीसीआई बैंक एक ज़बरदस्त मनी लॉन्ड्रिंग एपरेटस था। करेक्ट। उन्होंने पैसा लॉन्डर किया और उन्होंने और कंट्रीज़ में जाके उन्होंने कोलंबिया में, उन्होंने ये मेक्सिको में, उन्होंने सब जगह वहाँ पे अपने ब्रांचेस खोले और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में एक स्किल सेट बनाया। सो दैट स्किल सेट डेवलप्ड एंड दे गॉट द इंसाइट इनटू द इंटरनेशनल ड्रग बिजनेस। फिर मैंने आपको बताया था कि लेफ्टिनेंट जनरल फजले हक थे, जिन्होंने कहा कि भाई ये हेरोइन की अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए अमेरिका में। अब हम पैसे कमाएं तो कैसे कमाएं? लेट अस अर्न इट थ्रू हेरोइन एंड लेट अस अर्न इट ऑल्सो थ्रू हशीश। तो हशीश भी जाता था, हेरोइन भी जाती थी। राइट। और अमेरिका में फिर एक मल्टी प्रोडक्ट नारकोटिक्स पोर्टफोलियो मार्केट किया जा रहा था। हेरोइन एंड हशीश वाज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, कोकेन वाज कमिंग फ्रॉम कोलंबिया। सो दे हैड दिस इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान से पंप हो रहा है। हो रहा है, सब कुछ सबको पता था। लेकिन उस समय 1979 से लेके 89 अमेरिका का मकसद था कि हम सोवियत यूनियन को तबाह करें। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोवियत एम्पायर वाज पैरामाउंट। राइट। 1989 में वो लोग वहाँ से रीजन से हट गए अमेरिकन्स, क्योंकि सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया। पर पाकिस्तानियों ने कहा कि आपने हमारा इस्तेमाल किया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमें भी प्रगतिशील बनाइए, हमें भी एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाइए। लेकिन आप तो भाग गए, आपने एड भी बंद कर दी। तो उन्होंने ये धंधा कंटिन्यू रखा। एक तो उन्होंने ये न्यूक्लियर वेपन्स का धंधा कंटिन्यू रखा, दूसरा उन्होंने ये हेरोइन और हशीश का धंधा कंटिन्यू रखा। राइट। उसके बाद में 2004 के आसपास अमेरिका के अंदर में ये क्रिस्टल मेथ का प्रवेश हुआ उसके मार्केट में। और क्रिस्टल मेथ जो है वो एफेड्रीन से बनता था, जो कि आपके कॉफ सिरप्स में जाता है। आपको पता है एक बड़ी फेमस यहाँ पे कॉफ सिरप था फेंसिडिल, मैं बचपन में पीता था। वो बंद हो गई थी क्योंकि अमेरिकन ने प्रेशर डाला कि भाई ये एफेड्रीन जो है, सिंथेटिक एफेड्रीन, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके डिस्टिल करके वो उसमें क्रिस्टल मेथ में कन्वर्ट हो सकती है। राइट। तो ये मेथ का धंधा शुरू हो गया था और उसमें कंज्यूमर टेस्ट बदल रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि अमेरिकन्स ने एक दे क्रैक डाउन ऑन द प्रिकर्सर केमिकल्स ऑफ क्रिस्टल मेथ। तो प्रिकर्सर केमिकल्स बंद हो गए। तो उन्होंने एक सेकेंड प्रोसेस मैक्सिकन्स ने निकाली, विच वॉज कॉल्ड द P2P प्रोसेस। पर उसका जो मेथ निकल रहा था वो ना बड़ा हार्मफुल था, टॉक्सिक था बॉडी के लिए। तो एक तो वो ब्रेन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता था। तो जब जो उसके कंज्यूमर्स थे, जो एडिक्ट्स थे, वो एक बार लेके ना फिर वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि डिप्रेस और पागल हो जाते थे, तो दे वर लूजिंग द जॉब्स। राइट। तो उनके पास पैसा नहीं था, वापस तो से खरीद मार्केट नहीं श्रिंक सकते। हो गई थी। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि अब ये जो एफेड्रीन है ये कहाँ से ली जाए, ओरिजिनल ऑर्गेनिक एफेड्रीन। तो रिसर्च के बाद में उनका जो सिनालोआ कार्टेल है मेक्सिको में, उसका जो चीफ था जोखिम एल चापो गुजमन, उसने अपने बायोकेमिस्ट और ये अपने रिसर्चर्स भेजे और उन्होंने कहा कि ये उनको पता चला कि अफ़गानिस्तान में ये जो एक बेल है एफेड्रा की, वो बेल जो है वो वहाँ उगती है। तो उन्होंने कहा ये हम इसको एक्सप्लोर करें कि हम इसको हासिल कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट कल्टिवेटेड, इट इज़ ग्रोइंग वाइल्ड। राइट। तो उसकी हार्वेस्टिंग नहीं होती। मतलब जैसे कि आप एक फील्ड के अंदर में आप ओपीएम को उगाएंगे तो उसको आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं बाय पेस्टिसाइड्स एंड एरियल स्प्रेइंग, बिकॉज अ प्लेन कैन गो एग्रीकल्चरल क्रॉप स्प्रेयर एंड इट कैन स्प्रे एंड Correct. डिस्ट्रॉय द क्रॉप। लेकिन जो मेथ है वो एक वाइन है, एक बेल है जो उगती है पहाड़ों में 3,000 3,500 फुट की ऊंचाई पे अबव सी लेवल। तो उसको नष्ट करना, जलाना बड़ा मुश्किल है। और वो उसको आप प्लग कर सकते हो उसके पत्ते वगैरह, और उसमें से फिर आप मेथ एक्सट्रैक्ट करते हो। तो ये जो
गूजमन था, ही वॉज ए फिलोसफर ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डिविएंट ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन एक फिनोमिनन है जो कि मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा था, Right. और जो 1990s में उभर के आ रहा था. एंड दैट वाज लीगल ग्लोबलाइजेशन, कि आप कैसे कंपैरेटिव एडवांटेज ले सकते हैं एक कंट्री के स्किल सेट से, और आप एक वैल्यू चेन बड़ा बना सकते हैं. जैसे कि आपने एक कार बनानी है, तो आपने उसका इंजन कहीं से सोर्स किया, उसके टायर्स कहीं से सोर्स किए, उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहीं से सोर्स किया, तो एक बड़ी भारी वैल्यू चेन बन गई Right. कार्स के लिए. उसी परिप्रेक्ष्य में आप ये देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में शिफ्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज था, यहाँ पे लेबर भी चीप थी, यहाँ स्किल सेट्स भी थे. तो जो लीगल ग्लोबलाइजेशन है, जो लीगल ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी है, जिसका लीगली इंटीग्रेशन हो रहा था, उसके साथ साथ गूजमन की फिलॉसफी ये थी कि एक इलीगल ग्लोबल इकोनॉमी, जिसे कहते हैं डिविएंट ग्लोबलाइजेशन, वो एक पैदा हो रही है, उसको संगठित किया जाए, उसको इकट्ठा किया जाए, और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग, नारकोटिक्स, इलीगल आर्म्स, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब बिजनेसेस को एक तरह से एक स्ट्रक्चर में डाला जाए. दे बी प्रोवाइडेड विद स्ट्रक्चरल ओवरसाइट, अच्छा. एंड ऑल्सो रेवेन्यूज भी जनरेटेड, और वो जो रेवेन्यूज जनरेट होंगे उनको किस तरह से लॉन्डर करके लीगल इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जाए. ओके, सो दिस वाज इतना ज़्यादा सिस्टमैटिकली वो प्लान किया गया था, स्ट्रक्चराइज किया गया था. एग्जैक्टली. ओके. और साथ में उसको पता चला गूजमन को कि पाकिस्तान में ये जो स्ट्रक्चरल ओवरसाइट है हेरोइन इंडस्ट्री की और हशीश के इंडस्ट्री की और मनी लॉन्ड्रिंग की जो धंधा है, वो इतना फाइन ट्यून हो गया था थ्रू द हवाला सिस्टम, कि उसने कहा ये तो बड़ी फैंटास्टिक जगह है. राइट. यहाँ से आके हम अफीम ले सकते हैं, हम क्रिस्टल मेथ ले सकते हैं, हम यहाँ से हशीश ले सकते हैं, और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, तो पैसा भी मनी लॉन्डर हो रहा है. तो उसने फिर इनके साथ में ISI के साथ में जो ये ट्रेड को कंट्रोल करती थी, उनके साथ में संपर्क बनाया. राइट. और उस संपर्क के तहत उनकी पार्टनरशिप शुरू हुई, और क्रिस्टल मेथ जो है ये पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ग्लोबल मार्केट्स में जाने लग गया. एंड इट इज़ ऑर्गेनिक क्रिस्टल मेथ. ओके. It has got almost 96% purity and it's very cheap. अब एक अफगानिस्तान में एक स्टेट है जिसका नाम है फारा. या. उसमें एक बकवा है जगह, विच इज़ द ग्लोबल होलसेल मार्केट फॉर क्रिस्टल मेथ. तो वहाँ पे 1 metric ton ऑफ क्रिस्टल मेथ could be purchased in 2019 at $320,000 पर metric ton. $320,000. और उसकी जो रिटेल वैल्यू है US में, न्यूयॉर्क में 2019 में $40 मिलियन थी. तो ये 125-125 गुना ज़्यादा ये मार्जिन है प्रॉफिट का. एंड इसी मार्जिन के बेसिस पे ये पूरा नेक्सस चल रहा है. इसी मार्जिन के बेसिस पे पूरा नेक्सस चल रहा है. Militancy हो रही है. ये सबसे वाइड मार्जिन का नारकोटिक है, जिसकी कॉस्ट ऑफ मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही कम है. राइट. एंड इट इज़ मच सेफर देन डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय, मच सेफर टू प्रोटेक्ट देन कोकेन, बिकॉज और एंड ओपियम, बिकॉज ये फील्ड्स में उगाई नहीं जाती. ये तो बेल उगती है पहाड़ों में, करेक्ट. हिल्स में. करेक्ट. सो इट्स जस्ट हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड. एंड ये टैप इन किया ISI ने विथ अफगानिस्तान एल चापो. इनको आइडिया दिया ISI को एल चापो गुजमन ने, और उनके बकायदा बंदे आए. अब आपने पढ़ा होगा दिल्ली में कुछ 3 हफ्ते पहले एक सिनेमा कार्टेल का मेक्सिकन पकड़ा गया यहाँ पे. करेक्ट. जो कि लैब में नोएडा में वो बना रहा था, मैथ बना रहा था. राइट. तो जब आप 2024 में वो लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो 2004 के बाद में वो 2010 तक तो उनका कोलैबोरेशन वाज थ्रोइंग अप द इनिशियल रिजल्ट्स. राइट. बट देन ये मतलब जो इंडिया के अंदर इनके फुटप्रिंट्स मिले हैं, ये इंडिया में आए कैसे, कहाँ से नेटवर्क बिल्ड हुआ? दाऊद इब्राहिम के थ्रू? देखिए, मैंने ना इसका स्टडी नहीं किया इंडिया के बारे में, तो मैं नहीं कह सकता. मैं तो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में कह सकता हूँ, और जो इनका मैक्सिकन के साथ में कोलैबोरेशन हुआ है. तो इंडिया में तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू फिल्टर थ्रू, बिकॉज इट्स अ पोरस बॉर्डर, एंड अब उसमें लिए मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, सो आई कांट हेल्प यू देयर राइट ऑन दैट. ओके. बट देन एक और इंसान था जो कि बहुत ज़्यादा एक की प्लेयर था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी,
जो दाऊद इब्राहिम का CFO भी बन जाता है इस हाँ, पूरे उसका नाम है अल्ताफ़ खनानी। खनानी, यस। अल्ताफ़ खनानी एक गुजराती मेमन मुसलमान था है जो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेड में घुसा था 1984 में। राइट। उसने एक उसका पार्टनर था, उस पार्टनर का नाम था ये मुनाफ कालिया, और उन्होंने एक कंपनी बनाई थी कॉल्ड KKI, राइट। जो कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। और इन्होंने लश्कर वगैरह के लिए भी लॉन्डर की है हाँ मनी। हाँ, लश्कर के लिए किया है, हक्कानी सबके लिए, नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क के लिए किया है, जैश ए मोहम्मद के लिए Right. किया, हर एक जिहादी नेटवर्क के लिए किया। और ये जो बंदा है ये 84 में इसने शुरू किया और 1991 तक BCCI के लिए ये एक हवाला इनपुट था। ओके। जो कि BCCI used to launder money and give it to BCCI. BCCI used to go and invest it there. तो अल्ताफ़ खनानी also from 2001 to 2016 for 15 years was the CFO of D company. दाऊद इब्राहिम का तो उसके दो हैट्स थे। उसने एक तो मतलब कि ये खुद का KKI का CEO था और एक इनका दाऊद का CFO था। और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसने समवेयर बिटवीन 50 to 60 बिलियन डॉलर्स मनी लॉन्डर किए हैं बिटवीन 2001 and 2016। ओके। और ये अरेस्ट हुआ था अमेरिका में, अमेरिका ने इसको अरेस्ट किया था। और ये 2000 मेरा ख्याल है 14 में या 15 में अरेस्ट हुआ और उसके बाद में ये 2015 में कन्विक्ट हो गया। 5 साल की इसको जेल मिली और इसका जुड़वा भाई था जावेद जो भी मर गया 2016 में। और अब वो गायब हो गया अल्ताफ़ खनानी, और उसका पार्टनर मुनाफ काली अभी भी कराची में रहता है। तो 2021 में जो US के जो मिलिट्री के जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे जो कि मर गए थे अफ़गानिस्तान में, उनकी फैमिलीज़ ने ये अल्ताफ़ खनानी पे एक केस किया। Okay. और कई सारे अमेरिकन और वेस्ट यूरोपियन बैंक्स पे केस किया कि भाई ये जो खनानी है इसने मनी लॉन्ड्रिंग की और मनी लॉन्ड्रिंग इन बैंक्स के थ्रू हुई, और उसके बाद में ये जो पैसा निकला उससे हथियार लिए गए तालिबान के लिए, जिसके फलस्वरूप अमेरिकन सैनिक जो थे मारे गए। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती तो सैनिक नहीं मारे जाते। राइट। तो उन्होंने कहा कि हमें कॉम्पेंसेशन चाहिए, मुआवजा चाहिए फ्रॉम दीज बैंक्स। अच्छा। एंड उसमें से आपके बड़े बड़े मशहूर बैंक्स हैं यूरोप के और अमेरिका के, तो उनको नेम किया गया। एंड दिस कंप्लेंट वाज फाइल्ड ऑन 5 अगस्त 2021 in the US District Court for the Eastern District of New York under the Anti-Terrorism Act 18 USC 2333 by American service members and civilians. तो अब खनानी जो है गायब हो गया है। अब हो सकता है वो किसी और नाम से फिर मार्केट में आया हो, बिकॉज इनके यहाँ पे जो भी संस्थाएं होती हैं ISI की, वो नेम चेंज हो जाती हैं एंड दे कीप ऑन चेंजिंग नेम वंस दे गेट सैंक्शनड। they start operating under a different pseudonym. तो ये सीन है। तो ये जो खनानी था, he was very attractive for गुजमन, राइट। क्योंकि उसके पास रेडीमेड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क था। तो गुजमन ने कहा भैया तो कमाल की बात है, यहाँ पे आओ, धंधा करो, मैथ खरीदो और ये मनी लॉन्डर भी करेगा। और जो एक शिपिंग कंपनी थी पाकिस्तान में, गोकुल शिपिंग, जो कि बंद हुई थी 1991 में BCCI बैंक के साथ, उसके जो 400 के करीब शिप्स थे वो भी ISI ने फिर डिफरेंट नेम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अच्छा। तो कार्गो वेसल्स उनके ऑलरेडी रूट्स पे अप्लाई करते थे, ट्रेड करते थे, उनके क्रेडिट फैसिलिटीज़ थे सारे दुनिया में जहाँ जहाँ पोर्ट्स थे। तो वो नेटवर्क नष्ट नहीं हुआ था। जब बैंक नष्ट हुआ था तो उसके जो मुलाजिम थे, जो वर्कर्स थे, वो आ गए अनऑफिशियली, वो नाम बदल के आ गए, और जो उसके जो मतलब एसेट्स थे वो एसेट्स भी इस्तेमाल होने लगे अंडर डिफरेंट नेम्स। तो वो नेटवर्क चलता रहा। ऑफिशियली वो पेपर पे तो वो बंद हो गए, बट नेटवर्क चलता रहा। तो ये कार्गो शिप्स चलते रहे। तो मैक्सिकन के साथ में इनकी पार्टनरशिप हुई। राइट। अब ये जो प्रॉफिट मार्जिन है, आई डोंट नो कि भाई उसमें कितना उनको मिलता था, कितना मैक्सिकन्स को मिलता है, कितना रिटेलर को मिलता है। आई कांट से, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेस।
बट इट इज़ अ $multi-billion बिजनेस। और ये बिजनेस जो है ये ISI को फंड करता है और पाकिस्तान की मिलिट्री को भी फंड करता है, उनके ऑफ द बुक्स जो बही खाता है जहाँ से पैसा आता है। अब आप ये देखिए कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहलाते हैं दुनिया में, हमारे पास F-35 खरीदने के पैसे नहीं हैं, और उन्होंने F-35 का जो इक्विवेलेंट है J-35 चाइना से लेने की बातचीत हो रही है। उनके पास स्क्वाड्रन्स आ जाएंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये पूरा जो पैसा पाकिस्तान के पास आ रहा है और जिसके ऊपर पाकिस्तान अभी भी खुद को पुश कर रहा है, वो नार्को टेररिज्म का ही पैसा है पूरा। नार्को टेररिज्म का है, साइबर क्राइम का है, जितने भी आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ डिवन ग्लोबलाइजेशन में आती हैं। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के क्लोजेस्ट एलाइज क्या हैं? चाइना, नॉर्थ कोरिया, करेक्ट, ईरान एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट नाउ रशिया। अब इनके सब में आपने देखा रशियन माफिया है, चाइनीज़ स्टेट है, नॉर्थ कोरिया तो रोग स्टेट है, और ईरान है। राइट। तो दे आर ऑल इन दिस बिजनेस ऑफ आर्म्स ट्रेड, नारकोटिक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, इस सब में घुसे हुए हैं। तो ये जो पाकिस्तान नार्को टेरर के बेसिस पे पैसा कमा रहा है, इसी से मिलिटेंसी इंडिया में फंड कर रहा है अपनी, एंड उसी से वो इंडिया में पंप भी कर रहा है पूरे ड्रग्स का जो आजकल इतने ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं हर जगह से। तो व्हाट इज़ द लार्जर नैरेटिव ओवर हियर कि मतलब करना क्या चाहते हैं ये सब मिलके? See, the larger narrative here is that Pakistan was not reconciled to the division of Pakistan in 1971 into two countries, Pakistan and Bangladesh. उनके जिगर में ये इंतकाम की आग है, एंड दे वांट टू डिस्ट्रॉय इंडिया बाय एनी मीन्स व्हाटसोएवर। अब इनका पहले प्रोग्राम बना था जनरल जिया का 1988 में, डिस्ट्रॉय इंडिया, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। इन्होंने 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट किए, फिर उन्होंने पार्लियामेंट में किया, फिर उन्होंने 2001 में पार्लियामेंट में किया, फिर 2008 में आपका ये बॉम्बे ब्लास्ट फिर से हुए, 26/11। तो ये टेरर को इस्तेमाल करते रहे, बिकॉज टेरर इज़ द ओनली वे दे कैन अंडरमाइन द सोसाइटी एंड दे कैन अंडरमाइन द इकोनॉमी। लेकिन इनके पास और कोई प्लान नहीं है। तो चाइनीज़ का ये है कि उनके अंदर भी एक बदले का जज्बा है, क्योंकि 1841 से लेकर 1939 तक इंडियन आर्मी अंडर ब्रिटिश ऑफिसर्स वाज इन चाइना टू इन्फोर्स द ओपियम ट्रेड। अब जो हफीम था वो 100 सालों के लिए यहाँ पे पैदा होता था इंडिया में, भारत सरकार उसको लेती थी, उसको फिर नीलाम करती थी, और फिर इंडियन ट्रेडर्स जो थे उसमें से सबसे मशहूर था डेविड ससून, पुणे का व्यक्ति था, यहूदी, जिसने के ओपियम ट्रेड में बेइंतहा पैसा कमाया, एंड उसने जो मॉडर्न शंघाई है उसको स्थापित किया, और उसके पास में रिटेलिंग भी थी। वहाँ पे ओपियम के हफीम के अड्डे थे, जहाँ पे हफीम टी जाता था, रात भर रहता था, हफीम पी के सो के नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के निकल जाता था। तो चाइना समझती थी कि ये जो एक्टिविटी है इट इज़ अ एंटी नेशनल एक्टिविटी अगेंस्ट चाइनीज़, क्योंकि 25% जो चाइना का मेल पॉपुलेशन था वो इन 100 सालों में हफीम का शिकार हो गया, हफीमची हो गए। तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, कि एक फॉरेन सेना हमारे सर पे बैठी है और ये हफीम का कारोबार चल रहा है, और हमें मजबूर किया जा रहा है इसको खरीदने के लिए, इसको कंज्यूम करने के लिए। तो ये उनके साथ में खुंदक थी। उनके ओपीएम वॉर्स भी उसी दौरान चल रहे थे, वो ओपीएम वॉर्स भी इसी दौरान चले, और 1939 में इंडियन आर्मी विद्रॉ हो गई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया वहाँ से, क्योंकि चाइना जो है फिर ये एक एंटी जापानीज अलायंस में आ गया विद ब्रिटेन एंड अमेरिका। तो 1949 में 10 साल बाद में कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है। तो रशियंस ने उनको कहा कि भाई हम अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं और उसके लिए हमें यूरेनियम चाहिए। यूरेनियम की जो कान थी, उसकी जो एक इसे आप कहते हैं वेन कहते हैं, एक नस थी, वो अक्साई चीन में से आती थी। तो उस नस को पकड़ने के लिए, उसमें माइनिंग के लिए जनवरी 1950 में रशियंस ने चाइनीज़ को अक्साई चीन में भेजा। इस किताब में इसकी पूरी कहानी है, डार्क सीक्रेट्स में आप इसको पढ़ सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस।
उसमें उस यूनिट का नाम भी है PLA का, जो कि अंदर आके घुसपैठ जिसने की थी अक्साई चिन ने 19 जनवरी 1950 में। उन्होंने फिर वहाँ पे माइनिंग शुरू की, वहाँ से सड़क बनाई, और उस सड़क को उन्होंने एक शहर है ताजिकिस्तान में खोजान, जो पहले सोवियत यूनियन में था, वहाँ पे उनका यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट था। तो वो सारा जो यूरेनियम है वो वहाँ से, यहाँ से अक्साई चिन से वहाँ जाता था। तो चाइनीज़ वर डूइंग दिस, एंड उनका ये उद्देश्य था कि इंडिया को इस एरिया से बंद किया जाए। राइट। क्योंकि 1901 में एक ट्रीटी हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत के साथ, और उस ट्रीटी के तहत हमारे पास ट्रेडिंग पोस्ट थे वेस्टर्न तिब्बत में एंड सदर्न तिब्बत में, गारटॉक, यारटोंग एट्सेट्रा। और उसमें हर पोस्ट पे एक फौजी कंपनी थी 150-200 सिपाहियों की, सोल्जर्स की, और एक मेजर साहब थे जो वो कंपनी को लीड करते थे। तो उनको डर था कि ये कंपनी जो है जासूसी, ये जो इंडियन आर्मी के सैनिक हैं वो जासूसी करेंगे इस पूरे ऑपरेशन पे जो यूरेनियम का हो रहा है। तो ये नॉन अलाइनमेंट के चक्कर में उन्होंने पंडित नेहरू को बोला कि भाई आप इन लोगों को यहाँ से हटा दो। तो 1954 में पंचशील ट्रीटी हुई, और उस ट्रीटी के तहत जो सारे इंडिया ने तिब्बत पे क्लेम्स विड्रॉ कर दिए, इंडियन आर्मी को विड्रॉ कर दिया, और चाइना को तिब्बत मिल गया, और जो तिब्बत के क्लेम थे इंडिया पे वो चाइना के क्लेम हो गए। उन्होंने उसको जस्टिफाई करके हम पे हमले करने शुरू कर दिए। वो 62 में हमला शुरू हुआ, राइट। घुसपैठ तो 1950 में हुई, और अभी तक ये चल रहे हैं, 2024 हो गई है, उसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि उन्होंने हमसे बदला लेना है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के लिए। उनकी जो बेइज्जती हुई कि भाई ये सारे के सारे हफीमची करार हो गए, उस बेइज्जती का बदला लेना है उन्होंने। तो वो आपके दोस्त कभी नहीं बन सकते, करेक्ट। क्योंकि उन्होंने आपको तबाह करना है, जिस तरह से अंग्रेज़ों ने हमें इस्तेमाल किया उन लोगों को तबाह करने में। एग्जैक्टली, मैं यही पूछना लगा कि अंग्रेजों ने हमें इस्तेमाल किया उन्हें बर्बाद करने के लिए। सो व्हाई आर दे सो एडमेंट हमसे बदला लेने के भाई लिए? हम भी तो हफीम, हमारे किसान हफीम उगा रहे थे। बट विलिंगली नहीं था वो। नहीं, विलिंगली था यार। Okay. विलिंगली था, हफीम उगा रहे थे, कोई ज़बरदस्ती नहीं, उनको पैसा मिल रहा था। और फिर जो ट्रेडर्स थे, जो आजकल के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो सब इस धंधे में थे। उन सब ने 19वीं शताब्दी में पैसे कमाए हफीम से, फिर वो लीगल बिजनेस में आ गए। तो हम लोग पैसा कमा रहे थे, हमारे देश में चांदी आ रही थी। 1947 तक जो इंडियन रुपी था वो चांदी का सिक्का था। वो चांदी आई कहाँ से? वो चीन से आई। ओके। तो वो ट्रांसफर हो गया ना। अब हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना से, तो वो पैसा वापस जा रहा है उनके पास सूद समेत। ओके, सो ये उनका लॉन्ग गेम था जो अभी भी हमारे साथ में खेल रहे हैं वो। बिल्कुल।